नमस्कार बच्चों, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से चैप्टर 5 जो नागरी लिपि हिंदी के बारे में है उसका अध्ययन करने वाले हैं। जिनके लेखक कौन है? गुणाकर मूले हैं, जो महाराष्ट्र से थे, संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनकी जानकारी देख लेते हैं और साथ ही साथ इसमें प्रश्न उत्तर भी करने वाले हैं, प्रश्न उत्तर के साथ। तो इनका जीवन परिचय क्या है? आपका चैप्टर 5 नागरी लिपि, लेखक का नाम गुणाकर मूले हैं, जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तो गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1935 ईस्वी को। गुणाकर मूले जो आपके नागरी लिपि के चैप्टर 5 पाठ के जो लेखक हैं, गुणाकर मूले, इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1935 को। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। और मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। तो ये आपका लेखक के बारे में जीवन का संक्षिप्त परिचय था। इससे आगे देखते हैं आपके पाठ के फर्स्ट पेज जो रहता है शिक्षक के बारे में, इनके बारे में देख लेते हैं। तो क्या थे? इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा, जीवन परिचय के बारे में, गुणाकर मूले जी के जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं। जन्म, मृत्यु, शिक्षा उनकी, और उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, ये सब जानकारी इसमें दी रहती है। तो देखते हैं। गुणाकर मूले उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में और मराठी भाषा में पाई। ये महाराष्ट्र के निवासी थे। तो इन्होंने अपनी प्रारंभ के शुरुआती शिक्षा ये ग्रामीण गांव के परिवेश में ही पढ़ाई किए। और कौन से भाषा में? मराठी भाषा में। और ये मिडिल स्तर तक, मतलब 10th क्लास तक, 12th तक ये मराठी में पढ़ाई करने के बाद वर्धा चले गए और वहां उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की तथा हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। इसके बाद वे क्या किए? अपने मिडिल स्तर तक पढ़ाई करने के बाद ये वर्धा चले आए और वहां पे नौकरी के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के बारे में अध्ययन किया, जानकारी प्राप्त की। इसके बाद इलाहाबाद में गणित विषय में MBA किया। और फिर मराठी लैंग्वेज जो महाराष्ट्र राज्य का स्थानीय भाषा है, इसके बाद ये हिंदी अंग्रेजी की शिक्षा पाए। और फिर ये इलाहाबाद में, जो कि यूपी में है, यहाँ से मैथ में, ये गणित विषय में MBA तक की पढ़ाई की है। MA मास्टर ऑफ आर्ट। और इनकी रचनाएं, विभिन्न रचनाएं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो इन्होंने लेखन में अक्षरों की कहानी, भारत का इतिहास और संस्कृति, इनकी प्रमुख रचनाएं। और क्या क्या है? नागरी लिपि के अलावे, जो चैप्टर 5 है ना, नागरी लिपि, इसके अलावे, इसके अतिरिक्त और क्या क्या प्रमुख रचनाएं हैं गुणाकर मूले जी का, इसके बारे में भी देखते हैं। तो प्रमुख रचनाओं में से पहला क्या है? अक्षरों की कहानी। मराठी के बाद ये हिंदी इंग्लिश का विषय का अध्ययन किए थे वर्धा में, तो उसी में से इन्होंने कहानी में अक्षरों की कहानी, ये पहला हो गया। रचनाएं। दूसरा क्या है? भारत इतिहास और संस्कृति, भारत के इतिहास और संस्कृति के बारे में भी इन्होंने लिखा है। फिर प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, प्राचीन समय के, पुराने समय के जो भारत के प्रमुख विशेष विद्वान हुए, उनके महान वैज्ञानिक जो है, उनके बारे में भी लिखा है इन्होंने, प्राचीन के समय के। फिर सौर मंडल, सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में भी लिखा है। सूर्य, इसके अतिरिक्त सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय लिपि, नागरी लिपि जो है, भारतीय लिपि, इसी रचना से लिया गया है। भारतीय लिपि की कहानी, भारतीय लिपि मतलब जो लेखन, जितने प्रकार के लैंग्वेज, भाषाएं हैं, उसकी कहानी। इसके अतिरिक्त भारतीय विज्ञान की कहानी इत्यादि, ये सब क्या है? इनकी प्रमुख विशेष रूप से रचनाएं हैं, पुस्तक लिखे हैं
ये सब पाठ परिचय। तो चलिए अब आते हैं कहानी पे। पाठ में क्या पढ़ना है इसका परिचय देखते हैं। तो प्रस्तुत जो पाठ है, ये नागरी लिपि जो आपका पाठ है, इसमें गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी कहते हैं। भारतीय लिपि जिसमें नागरी लिपि, सभी तरह के भारत के जितने भी लिपि हैं, सभी तरह के लिपियों के बारे में विशेष रूप से दिया गया है। तो उसी भारतीय लिपियों में से एक आपका नागरी लिपि इसमें लिया गया है। ठीक है। इस इसमें हिंदी के लिपि नागरी, जो हिंदी का लिपि क्या है, देवनागरी, नागरिक जिसे कहते हैं, देवनागरी के ऐतिहासिक रूपरेखा के बारे में बताया है। जो हिंदी का जो लिपि है देवनागरी, इसके इतिहास के बारे में, इसकी संपूर्ण जानकारी लिपि के बारे में संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई थी भारत की नागरिक, भारत की लिपि के बारे में। तो उसी में से नागरी लिपि, प्रस्तुत पाठ जो है आपका नागरी लिपि, इसके लेखक कौन है, गुणाकर मूले। इसमें लेखक ने देवनागरी क्या किया, इसमें लेखक ने देवनागरी लिपि की उत्पत्ति और हिंदी का जो लिपि है देवनागरी, इसके उत्पत्ति विस्तार कैसे हुआ, इसके बारे में, लोग कैसे इसको अपनाए, इसके व्यवहार के बारे में, विकास के बारे में बताया गया है। तो यह नागरी लिपि गुणाकर मूले जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। इसमें लेखक ने देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, हिंदी का जो लेखक लिपि है कौन सा है, देवनागरी, ये ऑप्शन में आ सकता है, याद रखिएगा। हिंदी का लिपि जो है वो देवनागरी लिपि में है। तो इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, देवनागरी लिपि का उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ, फिर इसका विकास कैसे कैसे किया गया, फिर ये व्यवहार में मतलब उपयोग में कैसे आया, इस पर विचार व्यक्त किया गया है इस पाठ में। लेखक का कहना है कि जिस लिपि में यह पुस्तक छपी है, आपका पाठ पुस्तक जो 10th का हिंदी जो है, ये भी देवनागरी लिपि में ही छपी हुई है, प्रिंटिंग किया गया है, मुद्रण किया गया है, छापा गया है। उसे नागरी या देवनागरी कहते हैं। नागरी या देवनागरी, नागरी या देवनागरी, देव लगा होता है उसमें, संधि विच्छेद में लिपि कहते हैं, दोनों कहते हैं हिंदी को। इस लिपि की टाइप लगभग, मतलब इसका जो है इतिहास कितना वर्ष पुराना रहा है, हिंदी का नागरी लिपि का, देवनागरी लिपि का 250 वर्ष पहले बनी है। इसका जो टाइप है, लगभग प्रकार है, ये लगभग आज से 250 वर्ष पहले इसका विकास हुआ था, इसके हिंदी के अक्षरों का 250 वर्ष पहले। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां, हिंदी के साथ और भी इसकी क्या है, अलग अलग बोलियां हैं, जैसे संस्कृत, नेपाली आदि इसी लिपि से लिखी जाती है। संस्कृत, नेपाली और भी तरह के लैंग्वेज इसी लिपि से, देवनागरी लिपि से ही लिखा जाता है। देवनागरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य, देवनागरी के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य बात यह है कि विश्व में संस्कृत एवं प्राकृतिक पुस्तकें प्रायः इसी लिपि में छपती है। कि विश्व में जितने भी संस्कृत और प्राकृतिक भाषा है की पुस्तकें जो होती है, वो प्रायः कौन से लिपि में छापी जाती है, देवनागरी लिपि में ही। और भारत देश में, हमारे देश में जितने भी बोली जाने वाली अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, जो बोलियां हम बोलते हैं, बातचीत जो करते हैं, ये भी इसी लिपि में लिखी जाती है। बातचीत का भाषा जो है वो भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावे तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ की लिपियों में भी भिन्नता दिखाई पड़ती है, लेकिन ये लिपियां भी नागरी की तरह ही प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुआ है। संस्कृत प्राचीन लैंग्वेज था, सबसे प्राचीन था संस्कृत। उसके बाद गौतम बुद्ध के समय में क्या आया था, पाली लिपि आया था, और फिर महावीर के समय में, बुद्ध के समय में पाली लिपि था, और महावीर के समय में जैन मुनि धर्म के जो थे, उनके समय में प्राकृतिक लिपि था, जहाँ पे जो दी गई प्राकृत लिपि। और फिर एक और लिपि थी, ब्राह्मी लिपि, ब्रह्म लिपि, ब्राह्मणी लिपि। इसी से साउथ का जो भाषा है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सब ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मणी लिपि से ही विकसित हुआ है। मतलब एक लिपि से ही और भी तरह के लिपि
का विकास हुआ है, ये समझ सकते हैं। और इसके अलावा लेखक का कहना है कि नागरी लिपि देवनागरी लिपि के आरंभ लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। शुरुआत में जो नागरी लिपि है इसका भी लेख लिखावट जो है ये दक्षिण भारत से ही मिलते हैं। यह लिपि नंदी नागरी लिपि कहलाती थी। देवनागरी लिपि को या नागरी लिपि को दक्षिण भारत में क्या कहते थे? नंदी लिपि के नाम से जानते थे। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा है, लेकिन साउथ के दक्षिण भारत में नंदनी लिपि देवनागरी या नागरी लिपि को नहीं, नंदी नागरी लिपि था, यही था नागरी, और इसी को ही क्या कहते हैं? देवनागरी कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं? नागरी लिपि, देवनागरी लिपि या नंदी नागरी लिपि। तीन नाम हो गया, तीनों याद रखिएगा। देवनागरी हो गया नागरी, या फिर नंदी नागरी। नंदी नागरी इसको दक्षिण भारत में कहते थे। तो लेकिन इसका विकास नहीं हुआ। दक्षिण भारत के लोग तमिल, मलयालम लिपि या तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का ही उपयोग में यूज किए, प्रयोग किए। फिर भी कई शासकों ने नागरी लिपि का प्रयोग किया। फिर भी बहुत सारे उत्तर भारत में यही लिपि का विकास हुआ, दक्षिण भारत में अलग लिपि का विकास हुआ। जैसे 11वीं शताब्दी में राजराज और राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं ने सिक्के पर नागरी अक्षर अंकित किए। लेकिन प्राचीन समय में अभी दक्षिण भारत में क्या हुआ है? तमिल, तेलुगु या फिर क्या है? तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम या तेलुगु, कन्नड़ लिपि के विकास का उपयोग ज़्यादा हुआ है। लेकिन 11वीं शताब्दी में जब ये दक्षिण भारत में किसका शासन था? राजराज प्रथम और राजेंद्र जैसे महत्वपूर्ण राजा थे। तो दक्षिण भारत की बात हो रही है, तो उसमें सिक्कों पर दक्षिण भारत में भी इसी नागरिक का, देवनागरी लिपि का ही क्या था? प्रयोग किया गया था सिक्के पे, पैसों पे। और 12वीं सदी में केरल के शासकों ने सिक्कों पर वीर केरलस्य जो संस्कृत लिपि है, इसी प्रकार फिर 9वीं शताब्दी में वर्गुन का पलियम ताम्रपत्र नागरी लिपि में है। तो 11वीं सदी के इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनवी के चांदी के सिक्के पर भी नागरी लिपि के शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तो इतिहास भी, इस देवनागरी लिपि का इतिहास भी इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे इसका प्रयोग किया गया। तो दक्षिण भारत में अभी क्या है? तमिल, तेलुगु या तमिल, मलयालम लिपि का प्रयोग किया गया है। लेकिन 11वीं सदी में राजराज प्रथम के समय में और राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल वंश के ये शासक थे, उस राजाओं के समय में भी क्या किया गया था? सिक्का जो उस समय चलता था उस पर देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया गया था, इसके 11वीं शताब्दी में। फिर 12वीं शताब्दी में केरल के शासकों के सिक्कों पर भी वीर केरल से जो संस्कृत भाषा है उसका प्रयोग किया गया था। और 9वीं शताब्दी में वर्गुन का पलियम ताम्रपत्र था, उस पर भी देवनागरी लिपि का ही, वर्गुन के पलियम ताम्रपत्र पे कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया था? नागरी लिपि का। फिर 11वीं शताब्दी के, और जब यहाँ पे मुस्लिम शासक का विस्तार हुआ, आधिपत्य हुआ, तो उस समय भी महमूद गजनवी के समय में भी क्या हुआ था? चांदी के सिक्के पे इसी लिपि में, देवनागरी लिपि में ही शब्द लिखे गए थे। तो ये इतिहास रहा है हमारे हिंदी का जो लिपि है उसका। मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी जो मुस्लिम शासक हुआ, अलाउद्दीन खिलजी शेरशाह शासक ने भी सिक्कों पर नागरिक हिंदी के लिपि का ही प्रयोग किया। अकबर के सिक्के पर तो नागरी लिपि में रामसिय शब्द अंकित थे, और अकबर के समय में जो सिक्का था, चलता था, उसमें क्या शब्द था? रामसिय, सीताराम शब्द उस पर लिखा गया था, अंकित था सिक्कों पे। ये इतिहास रहा है हमारे महत्वपूर्ण हिंदी लिपि का।
तात्पर्य यह है कि देवनागरी लिपि का प्रचलन ईस्वी 8वीं-9वीं सदी से आरंभ हो गया था। तो हिंदी देवनागरी है, इससे पहले संस्कृत और ब्राह्मी लिपि या प्राकृतिक लिपि चलती थी। ये तीन का संस्कृत, ब्राह्मी और प्राकृति पाली लिपि भी प्रचलन में था। लेकिन हिंदी का जो है ये 8वीं-9वीं सदी से इसका इतिहास देखने को मिलता है, देवनागरी लिपि जो हिंदी है उसमें। तो ये इतिहास रहा हमारे हिंदी के लिपि का, जो देवनागरी लिपि है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेखक ने लिपि के पहचान में कहा है कि ब्राह्मी तथा सिद्धम लिपि अक्षर त्रिकोण है, जबकि नागरी लिपि के अक्षरों में सिरों पर लकीर की लंबाई और चौड़ाई एक समान है। और लेखक के अनुसार कहा जा रहा है कि लिपि में जो क्या अंतर है ये देखना है कि ब्राह्मी लिपि तथा सिद्धम लिपि के अक्षर त्रिकोणाकार थे, त्रिकोण थे। लेकिन आप जानते हैं देवनागरी लिपि जो लिखा जाता है इसमें क्या होता है, सभी अक्षर दिख रहा है ना बराबर, सभी अक्षर लंबाई और चौड़ाई में बराबर होते हैं। और अक्षर के ऊपर क्या होता है, एक लंबी लकीर जिसको जोड़ते हैं अक्षर को आपस में। ये इसकी पहचान है देवनागरी लिपि की। सिरों पे लकीर और लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, समान होता है। प्राचीन नागरिक लिपि के अक्षर आधुनिक नागरिक लिपि से मिलते जुलते हैं। और पुराने समय के 8वीं-9वीं शताब्दी के जो देवनागरी लिपि है उसमें कुछ अक्षरों में भिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन मिलता जुलता है, एक जैसा ही, कुछ ही अंतर था अगर पुराने और नए देवनागरी लिपि के अक्षरों को आप देखेंगे तब। इस प्रकार दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से तथा उत्तर भारत में 9वीं सदी से मिलने लग गए। तो आप कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि का प्रयोग 8वीं शताब्दी में और उत्तर भारत में देवनागरी लिपि का प्रयोग 9वीं शताब्दी में। तो इसीलिए ये क्या था, 250 वर्ष पुराना था और 8वीं और 9वीं शताब्दी में इसका प्रयोग किया जा, इसका इतिहास रहा है, इसका विस्तार हुआ देवनागरी लिपि का। अब प्रश्न यह उठता है कि इस नई लिपि को नागरी देवनागरी या नंदी नागरी लिपि क्यों कहते हैं। तो ये तो इतिहास हो गया, मूल इतिहास कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो 8वीं-9वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति हुई संस्कृत और प्राकृत लिपि से, जो इसका मिलता जुलता है। और दक्षिण भारत में से नंदी नागरी लिपि कहते थे। दक्षिण भारत में हिंदी लिपि का प्रयोग होता था, लेकिन अभी वर्तमान में तमिल, मलयालम और तमिल कन्नड़ लिपि का प्रयोग वहां पे होने लगा। तो इसका नाम जो है नागरिक लिपि का, इसका नाम नागरी देवनागरी या नंदी नागरी तीनों इसी का नाम है। ये क्यों पड़ा, इसका नाम यही क्यों पड़ा, इसके बारे में जानते हैं। तो नागरी शब्द के उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मतलब अलग अलग विचार है। अलग अलग विद्वान जो बताते हैं इनके बारे में अलग अलग बातें बताते हैं। कुछ विद्वान बताते हैं कि गुजरात के नागर ब्राह्मण ने इस लिपि को सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसलिए इसका नाम क्या है, नागरी पड़ा। गुजरात के जो ब्राह्मण नागर ब्राह्मण थे, इन्होंने ही इस लिपि का क्या किया, आविष्कार किया, खोज किया। इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ा है, नागरी पड़ा है। किंतु कुछ विद्वान क्या 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 विचार है, क्या कहना है कि अन्य नगर तो मात्र नगर है, परंतु काशी को देवनागरी माना जाता है, इसीलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा है। विद्वानों का दो विचार इसमें बताया गया है, और भी है कि नहीं देख लेते हैं आगे। एक विचार यह है कि गुजरात के जो नागरी ब्राह्मण थे, इन्होंने ही इसका प्रयोग सबसे पहले किया, इसी कारण से इस लिपि को नागरी लिपि कहते हैं, नागरी लिपि ये हो गया। और काशी क्या है, देवताओं का नगर माना गया है। सभी नगर में से सबसे प्रमुख काशी बनारस जो है, इस नगर को माना गया है काशी को, इसीलिए देवों की नगरी माना गया है। इसी कारण से उत्तर भारत में ये नगर है। तो इसी कारण से इस लिपि को भी क्या कहा जाने लगा, देवनागरी कहा जाने लगा। इस कारण से हिंदी का जो लिपि है उसका नाम देवनागरी या नागरी लिपि पड़ा। फिर आगे अल-बरूनी के अनुसार 1000 ईस्वी के आसपास नागरी शब्द अस्तित्व में आया। ये तो भारतीय इतिहास के हिसाब से क्या है, 8वीं-9वीं शताब्दी से ही हिंदी का जो देवनागरी लिपि है इसका प्रयोग हुआ।
लेकिन एक विदेशी यात्री कौन था, अल-बरूनी, इसने अपने पुस्तक में लिखा है कि 1000 ईस्वी वर्ष के आसपास नागरी लिपि का क्या हुआ, प्रयोग हुआ, अस्तित्व हुआ, उपयोग में आना शुरू हुआ। इतना निश्चित है कि नागरी शब्द किसी नगर अथवा शहर से संबंधित है। और वो लिखता है अल-बरूनी की ये बात निश्चित है कि यह लिपि क्या है, किसी नगर या शहर से संबंधित है। दूसरी बात यह है कि नगर या फिर शहर से ये भाषा जो है ये नगर या शहर से संबंधित रहा है, इसका संबंध रहा है। और दूसरा बात यह है कि उत्तर भारत की स्थापत्य कला की विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। और उत्तर भारत में जो शैली है, इस शैली को किस नाम से जानते हैं, विशेष शैली को क्या कहते हैं, नागर शैली कहते हैं। तो यह नागर या नागरी उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। उस समय उत्तर भारत में प्राचीन पटना सबसे बड़ा नगर था। 1000 ईस्वी पहले बिहार का जो पटना, राजधानी पटना है, ये क्या था, उत्तर भारत का सबसे बड़ा नगर था प्राचीन समय में। 1000 ईस्वी वर्ष पहले, 1000 ईस्वी में पटना जो था ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा नगर था। साथ ही गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, का व्यक्तिगत नाम देव था। ये अल-बरूनी जो लिखता है उसमें है कि देवनागरी का प्रयोग नगर या प्रमुख नगर या शहर से जरूर है। और दूसरा बात यह है कि यहाँ की भारत की जो उत्तर भारत की जो विशेष शैली है, इसको क्या नाम से जानते हैं, नागरी शैली से। और ये हो गया नागर शैली, इससे नागरिक नाम पड़ा, देवनागरी। और 1000 वर्ष ईस्वी पहले, 1000 ईस्वी में मतलब 10वीं शताब्दी इसको कह सकते हैं, 10वीं शताब्दी में गुप्त वंश के समय में चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका नाम क्या है, उपनाम विक्रमादित्य थे, उनका एक नाम क्या था, एक और नाम इनको दिया गया था, देव। संभव है कि गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर कहा गया हो, और देवनगर की लिपि होने के कारण मतलब पटना को देवनगर कहा गया हो, क्योंकि यहाँ पे विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या था, उपनाम देव था। और ये प्रमुख सबसे विशाल बड़ा नगर था, शहर था उस समय, प्राचीन समय में। तो हो सकता है कि इसी कारण से पटना का नाम देवनगर था, और इसी यहाँ पे जो भाषा प्रयोग हुआ हिंदी वाला, तो उसका नाम भी क्या पड़ गया, देवनागरी। ठीक है। अंततः लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ईसा के 8वीं से 11वीं मतलब 8वीं से लेके 11वीं ईस्वी या सदी तक यह लिपि सार्वदेशिक हो गई थी, मतलब उत्तर भारत में ये प्रयोग में आने लगा था 8वीं से लेके 11वीं सदी तक। इसीलिए इसके नामकरण के विषय में कुछ कहना संभव नहीं लगता, इसीलिए वास्तविक इसका परिमाण नहीं है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि में है। और मिहिर भोज जो क्या थे, एक प्रमुख राजा थे, इनकी जो प्रशस्ति है ये भी अभिलेख प्रशस्ति, ये भी कौन से लिपि में है, ये भी देवनागरी लिपि में ही है। धारा नगरी का परमार शासक, धारा नगर के परमार शासक जिनका नाम भोज है, उन्होंने अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास प्रसिद्ध हैं। वो भी अपने क्या हैं, राजा भोज भी है, विद्या के लिए प्रसिद्ध है, प्रमुख है। 12वीं सदी के बाद भारत के सभी हिंदू शासक तथा कुछ इस्लामी शासक ने अपने सिक्कों पर, और ये तो इसका इतिहास हो गया देवनागरी लिपि का। फिर 12वीं सदी में भारत के जितने भी हिंदू और उसके बाद मुस्लिम शासक हुए, वे सब अपने सिक्कों पे, ताम्रपत्रों पे, अभिलेखों पे इस लिपि का प्रयोग किए। जो उस समय का सिक्का या जो भी विषय वस्तु मिलता है उस पर देवनागरी लिपि में, हिंदी में लिखा हुआ कुछ ना कुछ मिलता है। तो ये था आपका कहानी पाठ। चलिए अब आते हैं आपके प्रश्न उत्तर पे। तो पहला प्रश्न क्वेश्चन आंसर पे, लेखक ने किस भारतीय लिपि से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। तो इसका लेखक में आपके पाठ्य पुस्तक में देवनागरी लिपि का संबंध किससे किससे रहा है। तो पहला संबंध हो गया गुजरात के नागरी ब्राह्मण, फिर पहला ये हो गया गुजरात के नागरी ब्राह्मण उसका प्रयोग किए, तो इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, नागरी लिपि। फिर दूसरा क्या है,
दूसरा है बांग्ला और ब्राह्मणी लिपि से देवनागरी। यहाँ के नगर भी विशेष थे, देवों की नगरी काशी में इसका उपयोग होता था, इसी कारण से इसका नाम देवनागरी पड़ा। तो पहला लेखक ने गुजराती, बांग्ला और ब्राह्मणी लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। गुजरात से नागरी ब्राह्मण, फिर बांग्ला और ब्राह्मणी लिपि से इसका संबंध बताया। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला। दूसरा देखते हैं देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। हिंदी में देवनागरी से मिलता जुलता और कौन कौन सा भाषा है, तो इस लिपि से मिलता जुलता गुजराती, नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषाएं लिखी जाती है। एक देवनागरी लिपि से कितनी भाषाएं लिखी जाती है, तो ये हो जाएगा गुजराती, नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषाएं इससे लिखी जाती है। अगला क्या है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तो विद्वानों के अनुसार देवनागरी लिपि का सबसे आरंभिक शिलालेख कहाँ से प्राप्त होते हैं। लेख जो लिखा हुआ था ये हिंदी देवनागरी लिपि सबसे पहले कहाँ पे मिला है, तो यह लिपि सबसे पहले विंध्याचल पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। नागरी लिपि को कब, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा नागरी लिपि का विस्तार विकास सबसे ज्यादा कब हुआ, कब से कब तक हुआ, तो 8वीं सदी से लेके 11वीं 12वीं सदी तक इसका विस्तार पूरे देश में हो गया। 8वीं से लेके 11वीं 12वीं तक, 12वीं भी लिख सकते हैं, इसका पूरे उत्तर भारत में लगभग पूरे देश में ये प्रयोग में आने लगा। अतः उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। उस समय 8वीं सदी से लेके 11वीं सदी तक यह सार्वदेशिक मतलब देश में सभी जगह उपयोग में होने वाला लिपि था। अगला है 5वां प्रश्न, उत्तर भारत में किन शासकों ने प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। तो उत्तर भारत से चंद्रगुप्त द्वितीय, मिहिर भोज, बहुत सारे हैं। विद्वानों के हिसाब से उत्तर भारत में मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि गुर्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेख में पहले पहल नागरी लिपि लेख प्राप्त होते हैं। और बाकी हिंदू और मुस्लिम शासक के सिक्कों में भी ये देखने को मिलता है पहले, लेकिन मिहिर भोज, महेंद्रपाल और गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेख में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। आगे देवनागरी लिपि के अक्षर में स्थिरता कैसे आई, देवनागरी लिपि में अस्थिर कैसे हुआ। करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने। 2 सदी मतलब 250 वर्ष पहले इसमें पुस्तकें छपने लगी। इस प्रकार देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई। स्थिरता 2 सदी पहले या 250 वर्ष पहले जब पुस्तकें कुछ लेख इसमें जब मुद्रण या छपने लगा, तब जाके देवनागरी लिपि में क्या आई, स्थिरता आई। उसके बाद मुद्रण होने के बाद इसमें स्थिरता आई। फिर आगे है 7वां, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत में आए थे शासक, यहाँ के राज करने वाले राजा थे। 8वीं ईस्वी के सदी में पूर्व में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और बाद में ये कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात गुर्जर प्रतिहार शासक हुए। मतलब जैसे मुस्लिम बाहर से आए उसी के समय पल्लव और बहुत सारे राजा यहाँ पे आए, वो भी आए। सिकंदर यूरोप से, सिकंदर यूरोप मतलब ये तो 326 ईस्वी पूर्व सबसे पहले यूरोप का वही आया था। फिर टर्की से, अफगानिस्तान से, अफगान, मंगोल, बहुत सारे यहाँ पे राजा आए, लेकिन पूछा गया मंगोल का यहाँ पे शासन नहीं रहा। तो गुर्जर प्रतिहार कौन थे, तो ये भी उसी प्रकार से विदेशी थे, यहाँ पे अपना राज स्थापित किए और ये 8वीं सदी में भारत के पूर्वार्ध पूर्वी राज्यों में के पूर्व मध्य
अवंती प्रदेश, उसके बाद ये कन्नौज पर भी अपना अधिकार कर लिया। और इस गुर्जर प्रतिहार वंश में प्रमुख राजा कौन हुए? मिहिर भोज और महेंद्रपाल इसमें प्रमुख राजा हुए। अगला प्रश्न है ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? ब्राह्मी और सिद्धम लिपि के अनुसार इसमें क्या तुलना है नागरी लिपि से? तो गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा उसके बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीर तथा छोटे ठोस तिकोन होते हैं। लेकिन नागरी लिपि के मुख्य पहचान यह है कि नागरी लिपि का पहचान क्या है, क्या अलग है इससे, किससे? ब्राह्मी और सिद्धम लिपि से। लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों को सिरों को पूरी लकीर बन जाती है। मतलब ये वाला, ये लकीर जो बन रहा है ना, ये वाला ऊपर वाला सीधा जिसमें माथा जोड़ते हैं, ये इसकी पहचान है। और ये सिरा रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी की उनकी अक्षरों की चौड़ाई है। मतलब ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि क्या है? इसके सिरों पर छोटी आड़ी लकीर या छोटे ठोस कोण होते हैं। सिरों पे छोटा लकीर होता है, पूरा नहीं, जितना अक्षर है उतना नहीं होता है, छोटा है या त्रिकोण ठोस कोण होते हैं। लेकिन नागरी लिपि में ये जो माथा जोड़ते हैं ना, ये जैसे न ग र, तो इतना लिखे हैं, तो इस पे जहां तक अक्षर है उतना तक जोड़ दिया ना माथा, यही इस लिपि का क्या है? ये जो ऊपर में लाइन जुटा है जो सभी अक्षरों को जोड़ने का काम कर रहा है, यही देवनागरी लिपि की पहचान है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नागरी को देवनागरी क्यों कहा जाता है? लेखक इस संबंध में क्या बताया है? नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक ने इसके बारे में क्या बताया है? तो इसको देवनागरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग काशी, जो देवों की नगरी माना जाता है, यहाँ पे हुआ है, इसीलिए इसको देवनागरी कहते हैं। ये तो पहला था विद्वान के हिसाब से पाठ्य पुस्तक में। और दूसरा यह था कि पटना जो है प्राचीन समय में उत्तर भारत का सबसे बड़ा नगर था, और यहाँ पे राज करने वाले विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पे जो शासन करते थे, उनका एक उपनाम क्या था? देव था। और यहाँ पे देवनागरी तो देव नाम होने से और पटना बहुत बड़ा नगर था, तो इसी कारण से देवनागरी इस लिपि का पटना नगर में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता था। इसी कारण से देवनागरी लिपि भी इसे कहा जाने लगा। बहुत अलग अलग विचार हैं विद्वानों का, तो देखते हैं क्या है आंसर में। नागरी लिपि का उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वान का क्या है? अलग अलग विचार है, एक मत नहीं है। गुजरात पहला है। गुजरात के नागर ब्राह्मण ने पहल गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग किया। इसी कारण से इस लिपि को सबसे पहले नागरी लिपि कहा जाने लगा। गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे, तो उन्होंने इस लिपि का प्रयोग किया, इसी कारण से इसे नागरी लिपि कहते हैं। और ये लिपि उत्तर भारत में काशी जो है देव की नगरी माना जाता है, वहाँ पे प्रयोग होता है, तो उस कारण से भी इसे देवनागरी नाम इस कारण से पड़ा, ऐसे नागरी नाम था। और एक विचार यह है कि पटना प्राचीन समय में बहुत बड़ा नगर था, और यहाँ पे जो शासन करने वाले राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहते हैं, उनका उपनाम ही क्या है? देव। तो इस कारण से इसका नाम देवनागरी पड़ा। तो ये बहुत सारा कोई भी लिख सकते हैं इसमें से। आगे, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, तो देखते हैं। नागरी लिपि से बहुत सारा लिपि की उत्पत्ति हुई है, तो यही हुआ होगा आंसर में। नागरी लिपि, देवनागरी या नागरी लिपि या नंद नागरी जो दक्षिण भारत में था, के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं ने भी जन्म लिया है। इसके साथ साथ 8वीं-9वीं सदी में जब नागरी लिपि की उत्पत्ति हुई, शुरुआत हुआ, तो हिंदी के साहित्य मिलने लग गए। 8वीं-9वीं सदी में ही हिंदी से लिखे हुए पुस्तकें मिलने लगी। इसी काल में आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रही थी। तो 8वीं-9वीं से लेकर 12वीं सदी तक देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो उसी समय क्या क्या भाषा था? मराठी, बांग्ला आदि अन्य लिपियां भी, भाषाएं भी जन्म ले रही थी। चलिए आगे देखते हैं। नंदी नागरी किसे कहते हैं? नंदी नागरी नागरी देवनागरी लिपि को ही कहते हैं। किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है नंदी नागरी के? तो देवनागरी या नागरी लिपि को ही दक्षिण भारत में नंदी नागरी नाम से जानते हैं। नंदी
नागरी नाम से जानते हैं। इसका अर्थ क्या है नंदी नागरी का? कोंकण के शिलाहार मान्यखेत के राष्ट्रकूट राजवंश रहे हैं और देवगिरी के यादव तथा विजय नगर के शासकों ने लेख नंदी नागरी लिपि में है। तो ये जो राजवंश रहे हैं कौन कौन? कोंकण के शिलाहार मान्यखेत के राष्ट्रकूट राजवंश और देवगिरी के यादव और विजयनगर के शासक के जो लेख हैं ये कौन से लिपि में है? नंदी नागरी या नागरी या देवनागरी लिपि में है। पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी लिपि नाम से नाम दिया गया था। विजयनगर के जो राजा थे उनके लेखों को ही क्या नाम दिया गया था? नंदी नागरी। इसी कारण से देवनागरी नागरी लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। इसका प्रसंग ये है। ठीक। लेखक ने पटना से नागरी का संबंध क्या बताया है? लेखक ने जो बताए थे चंद्रगुप्त वाला, पादताडिकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते थे। यह असंभव नहीं है कि बड़ा नगर प्राचीन गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर, जो सबसे गुप्त वंश के शासन काल में सबसे बड़ा नगर था पटना, और उनकी राजधानी भी थी पटना को क्या कहते थे? देवनगर कहते थे। किसके नाम पे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नाम पे, क्योंकि उनका व्यक्तिगत नाम देव था। एक छोटा सा नाम, एक नाम उपनाम देव भी था। देवनगर की लिपि होने के कारण भारत की प्रमुख लिपि को बाद देवनागरी लिपि इसका नाम, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का नाम क्या था? एक नाम देव भी था। यहाँ की जो राजधानी पटना थी इसको देवनगर कहते थे। तो यहाँ की लिपि मतलब भाषा होने के कारण देवनागरी लिपि इसका नाम पड़ा। तो ये हो गया। आगे देखते हैं। अब ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव वाला। केरल के शासक के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस से शब्द किस लिपि में लिखी गई है? नागरी लिपि में, नागर लिपि में था ना इसमें वीर केरलस है तो संस्कृत का भाषा, लेकिन संस्कृत भी देवनागरी लिपि ही है। तो इसी कारण से केरल के शासक जो केरल के शासक राजा जो हुए वे अपने सिक्के पे क्या लिखे हुए थे? वीर केरलस, मतलब केरल के वीर। तो ये कौन सी लिपि में है? देवनागरी या नागरी लिपि में। आगे, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? नागरी लिपि जो शीर्षक है उस निबंध के लिखने वाले कौन है? तो ये है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। और ये किन से लिया गया है? गुनाकर मूले से। ठीक है। निबंध लिखने वाले, ये जो नागरी लिपि जो रचना है ये रचना किनकी है? देव गुनाकर मूले जी की। लेकिन जो निबंध लिखा गया है ये किनके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा। ईस्वी की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है नंदी नागरी। दक्षिण भारत में इसे किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, नंदी नागरी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक, क्या नाम है? नंदी नागरी। दक्षिण भारत में 14वीं और 15वीं विजयनगर के शासक यही से इसका नाम नंदी नागरी भी पड़ा था। ठीक है। हिंदी लिखी जाती है कौन से लिपि में? याद रखिएगा, हिंदी हमेशा हिंदी, संस्कृत, प्राकृतिक, मराठी, ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया था नंदी नागरी ने? दक्षिण भारत में विजयनगर जो भी हुए, गुर्जर प्रतिहार और भी राजा राष्ट्रकूट, ये सब देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करते थे। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपि बताए थे। भारतीयों की लिपि रचना किनकी है? गुनाकर मूले जी की। किनकी है? गुनाकर मूले। और ये निबंध किनका था? ये पीछे बताए क्या था? और यह निबंध लिखा गया है किसके द्वारा? ये निबंध, पाठ वाला निबंध जो है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। मतलब वो कहानी पूरा नहीं है, उससे छोटा सा भाग लिया गया है
तो ये निबंध किनके द्वारा लिया गया है, लिखा गया है पाठ्य पुस्तक में? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया। हिंदी लिपि लिखी जाती है देवनागरी में, तो याद ही है। आगे, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? प्रारंभ देवनागरी लिपि का लेख जो है सबसे पहले उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में ही मिलता है। कहाँ मिलता है? दक्षिण भारत से ही मिलता है। यहाँ पे नंदी नागरी कहते थे 8वीं-9वीं सदी में, दक्षिण भारत में ही। और अभी दक्षिण भारत में क्या हुआ? तमिल मलयालम और तमिल कन्नड़ भाषा का उपयोग हुआ। बेतमा दानपत किस समय का है? 1020 ईस्वी का। बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का, 1020 कह सकते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से कब मिलते हैं? दक्षिण भारत में 8वीं में, और उत्तर भारत में कब मिलता है? उसी समय 8वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं। ये सब देवनागरी लिपि का क्या है? विकास का समय है। किसका समय है? विकास का। निबंध के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। निबंध जो लिया गया इसके लेखक कौन है? भारत की लिपि, इसके लेखक हैं गुणाकर मूल्य जी। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं किस कौन से है? दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। उत्तर में तो हो गया देवनागरी। चलिए आगे, रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण देवनागरी लिपि संस्कृत भाषा में। रामायण महाभारत प्राचीन समय का जो जो भी ग्रंथ है वो सभी वेद संस्कृत में ही है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? साहित्य का कौन सा विद्या प्रकार है? निबंध है। ये क्या है? साक्षात्कार बातचीत नहीं ना हुआ इस पे, दो व्यक्ति नहीं बताए, भाषण भी नहीं। पहला पाठ जो था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाला, वो भाषण से लिया गया था। क्या तो नाम था उसका। और ये क्या है? एक निबंध है, नागरी लिपि शीर्षक। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? नंदी नागरी। याद होगा, नंदी नागरी कहलाती है। 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? किसमें? 11वीं 12वीं सदी में कौन सा ऐसा पुस्तक लिखा गया जिसमें भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताता है? तो पद्मावत इसमें बताता है। चलिए आगे, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तमिल। भारत में, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा, द्रविडियन लोग और भाषाएं कहलाते हैं। उसमें से सबसे प्राचीन कौन सा है? तमिल जो है दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन भाषा है। तमिल भाषा दक्षिण भारत का सबसे क्या है? दक्षिण भारत में जिसमें भी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़ीसा में उड़िया का प्रयोग होता है, उड़ीसा भाषा, उड़िया भाषा का। लेकिन सबसे प्राचीन कौन सा है? तमिल। याद रखिएगा, तमिल सबसे प्राचीन भाषा है। सरहद पाद की कृति है दोहा कोश। सरहद पाद इनमें से उनके द्वारा कौन सा लिखा गया है? तो ये दोहा कोश। दोहा कोश किसकी रचना है? अभी पढ़े सरहद पाद की। ये पाठ्य पुस्तक में विस्तार से पढ़िएगा तो उसमें मिल जाएगा आपको। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहद पाद। हिंदी के आदि कवि सरहद पाद हैं। और इनकी रचना और क्या था? दोहा कोश और हिंदी के आदि कवि। दोहा कोश जो लिखे हैं सरहद पाद के द्वारा, दोहा कोश जो लिखा गया है, इसी को हिंदी का क्या कहते हैं? आदि कवि। हिंदी के आदि कवि के नाम से किसको जानते हैं? सरहद पाद। इनकी प्रमुख रचना क्या है? दोहा कोश। दोहा कोश इनकी रचना है। इन्हीं इसी के कारण इन्हें क्या कहते हैं? हिंदी के आदि कवि कहते हैं। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य बताए थे ना इनकी विभिन्न रचनाओं के बारे में। भारत की नागरी, भारत की लिपि और सौरमंडल के बारे में भी बताए थे, और भी बहुत सारे थे। आगे क्या है? नेवारी भाषाएं किस लिपि से लिखी जाती है? नेपाली होगा। नेवारी को जो नेपाली भी जो है
नेपाली भाषा ये किस लिपि से है? देवनागरी से। संस्कृत, नेपाली, प्राकृतिक, ब्राह्मी, ये सब देवनागरी लिपि से लिखी गई है। और देख लेते हैं इनका, देखिए क्या क्या रचना है। गुणाकर मूले जी का प्रमुख रचना अक्षरों की कहानी, मतलब भारतीय की लिपि के अलावे अक्षरों की कहानी, अक्षर जो जितने यूज करते हैं अलग अलग राज्यों में, उसकी क्या क्या कहानी है, ये हो गया। फिर भारत का इतिहास और संस्कृति, ये हो गया। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, कौन कौन महान वैज्ञानिक हुए, ये हो गया। सौर्य, सूर्य मंडल के बारे में। और फिर सौर्य मंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय विज्ञान की कहानी, ये सब क्या है इनकी प्रमुख रचना है। तो आपका पाठ 5 जो क्या है, नागरी लिपि के बारे में, इस पे चर्चा की गई थी कि हमारा जो हिंदी भाषा, जो हम उत्तर भारत में बहुत सारे लोग बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में उसका प्रयोग करते हैं, तो इसका इतिहास क्या था, कब विकास हुआ, कैसे कैसे ये प्रयोग में हुआ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं चैप्टर 5 में आपका जो दिया गया था। तो इस चैनल को, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लासेस को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। ये आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टॉप।